Hello bachon, let us read this question. So the question says, in the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason. तो यहाँ पे assertions हैं और उसके reasons भी हैं. Choose the correct option out of the following choices. तो यहाँ पे 4 choices हैं. तो इनमें से correct choice क्या होगा assertion और reason के लिए, वो हमें find out करना है. तो I में क्या है assertion? Smaller the orbit of a planet around the sun, shorter is the time it takes to complete one revolution. तो जितना छोटा होगा ऑर्बिट एक प्लैनेट का सन के अराउंड, उतना ही कम टाइम वो लेगा कंप्लीट करने के लिए एक रिवोल्यूशन. और उसका रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन. तो केपलर थर्ड लॉ जो है प्लैनेटरी मोशन का, कि टाइम पीरियड जो है उसका स्क्वायर ये प्रोपोर्शनल है किसके साथ? क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन. और असर्शन 2 में क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ए बॉडी. तो बॉडी के मास के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता. इसका रीजन क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी. तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कांस्टेंट क्वांटिटी होता है? ये इसका रीजन है. और 3 में क्या है? when the distance between two bodies is doubled and mass of each body is doubled. तो डिस्टेंस को दो बॉडी के बीच में जो था उसको दुगना कर दिया गया और हर एक बॉडी का जो मास है उसको भी डबल कर दिया गया. ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम रिमेन्स द सेम. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेम रहता है. इसका रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, force is directly proportional to mass of the bodies and inversely proportional to the square of distance between them. तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ पे एक के बाद एक ऑप्शन को लेके देखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आई है क्वेश्चन का आई पार्ट. तो इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो हमें जानना जरूरी है. तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. तो प्लैनेट कैसे मोशन करते हैं सन के अराउंड, इसको एक्सप्लेन करते हुए केपलर ने डिफरेंट लॉज दिए थे. तो इसका जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है कि मान लीजिए ये हमारा सन है और इस सन के अराउंड हमारा जो अर्थ है वो एक इलिप्टिकल पाथ में या फिर कोई भी प्लैनेट हो मूव करता है. तो ये हमारा क्या है? प्लैनेट. और ये क्या है? सन. तो सन से जो प्लैनेट का मेन डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं आर. और जो टाइम पीरियड वन रिवॉल्यूशन के लिए यहाँ पे प्लैनेट लेता है उसको मान लेते हैं टी. तो केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है कि जो टी स्क्वायर है ये प्रोपोर्शनल टू है कितना? आर क्यूब के. तो इसका मतलब जो टी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आर टू द पावर 3/. तो यहाँ पे क्लियरली जो आर है उसको अगर हम क्या लें? मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन, मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन. तो ये क्या होता है? आर यहाँ पे हमने देखा आर इज डायरेक्टली यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड. तो यहाँ पे आर को अगर स्मॉल कर दें तो आर बिकम्स, अगर स्मॉलर हो गया तो इससे क्या होगा? जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट ये भी क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा. तो ऑर्बिट स्मॉलर होने पर हमें पता है क्योंकि आर जो टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 3/2 के साथ. यहाँ पे जो इक्वेशन में हमने देखा कि टी जो प्रोपोर्शनल है R⁻3/2. तो इस इक्वेशन के हिसाब से जैसे ही आर स्मॉल होगा टाइम पीरियड भी स्मॉल होगा. तो बिल्कुल हमने देखा कि जो पहला हमारा ऑप्शन आई है का बोथ रीजन और असर्शन दोनों ही सही है और रीजन से करेक्टली एक्सप्लेन होता है हमारा असर्शन. तो इसके लिए जो ऑप्शन ए है कि इफ बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. तो हम लिख सकते हैं
आई के लिए जो ऑप्शन हमारा सही हो रहा है वो है ऑप्शन ए। तो अभी हमारे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ये भी दूसरा होगा दूसरे पार्ट के लिए। तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होता है वो कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय क्या होता है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट अगर आर हुआ इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्लियरली जो जी है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है किससे, मास से, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। लेकिन क्या है, बट जी डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो प्लैनेट का जो भी रेडियस होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट एंड इट्स मास। तो मास जो प्लैनेट का है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये जो जी है ये कैन नॉट बी एक कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो जी कैन नॉट बी ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्लियरली क्या हो रहा है, जो असर्शन है वो सही है क्योंकि मास के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं कर रहा है। बट जो रीजन है ये बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द प्लैनेट आर और मास ऑफ द प्लैनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था 2i ये मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन सी के साथ। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। तो यहाँ पे क्या है, जो की कॉन्सेप्ट वो जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा होगा जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है न्यूटन का, वो क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस हैविंग मास m1 एंड m2 अगर हुए तो इनका जो प्रोडक्ट है और जो सेपरेशन बिटवीन देम आर है उसका स्क्वायर इनटू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे इंपोर्टेंट है सॉल्व करने के लिए इस पार्ट को। क्वेश्चन में क्या है, मास जो ईच पार्ट का है उसको डबल कर दिया गया। तो जो m1 है इससे 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया और जो m2 है इससे भी 2m कर दिया गया और जो सेपरेशन r है उसको भी 2r कर दिया गया। तो हमारा जो न्यू फोर्स होगा, फोर्स आफ्टर चेंजिंग मास एंड डिस्टेंस, चेंज करने के बाद फोर्स कितना हो जाएगा, कैपिटल जी। तो यहाँ पे मास की जगह पे रख देंगे, ईच मास हमने डबल कर दिया तो 2m1 और m2 को भी डबल कर दिया तो 2m2 डिवाइडेड बाय r जो था उसको भी डबल कर दिया तो 2r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ये जो 2r का स्क्वायर है ये भी 4 होगा और r स्क्वायर अंदर रहेगा। तो ये हो जाएगा g m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो ये 4 से कैंसिल हो गया। तो ये जो हमारा रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा, पहले जितना था उतना ही हो जाएगा, यानी कि फोर्स हमारा अनचेंज्ड रह रहा है। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, डज नॉट चेंज। तो ये चेंज नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल टू है किसके साथ, मास के साथ, और यही फोर्स प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे m1 के साथ होगा, ईच मास के साथ प्रोपोर्शनल होगा और m2 के साथ भी प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे क्लियरली जो ऑप्शन 3 है इसका जो मैच कर रहा है ये ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है। क्यों, क्योंकि असर्शन भी सही है, इसको जो एक्सप्लेन कर रहा है रीजन वो भी बिल्कुल सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इनका जो फाइनल पार्ट हमारा पार्ट 3 था ये मैच कर गया किसके साथ, ए के साथ। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। तो एक बार हमारा जो फाइनल आंसर क्या है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन आई के लिए ए सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2i के लिए ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा और पार्ट 3 जो 3i है उसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।